Hello everyone, I am Dr. Narendra Kumar Binda from School of Agricultural Sciences, Nirvan University, Jaipur. Today we are going to discuss the topic of plant nutrients. In this topic, we will discuss these topics including plant nutrients, essential nutrients, criteria of essentiality, concentration of different elements in plants, classification of essential nutrients, function and deficiency symptoms of essential nutrients in plants. तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जब हम प्लांट न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं तो प्लांट न्यूट्रिशन का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए अलग अलग एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर, इन सब की आवश्यकता होती है। इन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअल में न्यूट्रिएंट एक पार्ट है किसका, प्लांट न्यूट्रिशन का। तो प्लांट न्यूट्रिशन और mineral nutrition is the process of absorption, translocation and assimilation of nutrient by the plants is known as the crop nutrition और mineral nutrition। कि मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना, उनको उनका ट्रांसलोकेशन फ्रॉम रूट टू वूट और मे बी इन लीव्स एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द प्लांट्स, और उनका अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में एसिमिलेशन होना, उनका नए प्रोडक्ट बनना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन या क्रॉप न्यूट्रिशन की परिभाषा, या इसी को हम प्लांट न्यूट्रिशन और क्रॉप न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड necessary for the growth and metabolism of the crop plants is indeed known as the crop nutrition। इसी को हम क्या कहेंगे कि जो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनका अध्ययन करना, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, और इन केमिकल कंपाउंड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट न्यूट्रिशन कहलाता है। इसी में न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट are the substances required by the organism for their normal growth and development और reproduction। कि किसी भी जीव के ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक सबस्टांसेज हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है, न्यूट्रिएंट कहा गया है। अगर हम बात करें कि क्या सभी सबस्टांसेज ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिन्हें हम संज्ञा देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। द एलिमेंट्स नीडेड बाय द प्लांट विदाउट विच द प्लांट इज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल आर कॉल्ड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कि वो एलिमेंट्स जिनके बिना पौधा अपना जीवन काल और अपना रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा नहीं कर पाता है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहेंगे। एक्चुअल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये हैं टोटल क्वांटिटी में 17, बट एक्चुअल में प्लांट लगभग आउट ऑफ 118 out of 118 nutrient elements, plant absorb more than 90 elements, out of which only 17 elements are considered as the essential nutrient। only कितने, only 17 elements को ही essential nutrients की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इनको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, तो इसके लिए आर्नोन और स्टाउट ने एक क्राइटेरिया दिया था
जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। इसको सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में प्रपोज किया था और इसको वापस रीडिफाइन किया गया था आर्नोन के द्वारा, वो 1954 में। इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे और इन 3 क्राइटेरिया का मतलब था कि कोई भी प्लांट किसी भी एक न्यूट्रिएंट या एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी में अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा था डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इज करेक्टेड और सप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स। किसी भी न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है और उसकी जो सप्लाई है सिर्फ वो ही पर्टिकुलर एक एलिमेंट कर सकता है। थर्ड था एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक्चुअली में हम बात कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब और यूटिलाइज मोर देन 90 न्यूट्रिएंट एलिमेंट आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, उनमें से प्लांट्स लगभग 90 एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और इन 90 एलिमेंट्स में ओनली 17 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिनको हम एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा गया है। और ये जो 70 एलिमेंट्स हैं इनको इनकी प्लांट्स में इनकी अवेलेबिलिटी और साथ में कि प्लांट्स इनके बिना जीवन यापन नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे इनको डिसाइड किया गया है। आउट ऑफ ये जो 17 एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं? The plant needed 17 elements for growth and completion of the life cycle. They are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, chlorine and nickel. Of these elements, carbon, hydrogen, oxygen together constituent 95 to 96%, in which carbon contributed 45%, oxygen contributed 45%, and hydrogen contributed nearly 6% of the plant dry matter. Subsequently, nitrogen, phosphorus, and potassium constitute 2.7% in plants, जबकि जो कि हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगभग प्लांट्स का जो ड्राई मैटर है उसका 2.7% कंट्रीब्यूशन करते हैं। दीज एंड द अदर एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ओनली 1.3 to 1.4% only. Among these 17 nutrients, nickel is the latest nutrient addition to the list in 1987 by Brown एट आल। ये जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आईसीआर के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी। इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि जो जो एलिमेंट्स इन 3 क्राइटेरिया की पूर्ति करते हैं उन्हीं को हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहेंगे। और ये जो 3 क्राइटेरिया हैं ये एक्चुअल में फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कि किसी भी न्यूट्रिएंट जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की अनुपस्थिति और डेफिशिएंसी में प्लांट्स अपना जीवन व्यापन पूरा नहीं कर पाएगा। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसकी पूर्ति सिर्फ उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा की जाएगी। और जो थर्ड क्राइटेरिया है एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्लांट की सीधी मेटाबॉलिक क्रियाओं में या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी के बेसिस पे डिसाइड किया गया और 17 एलिमेंट्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया जिनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का दर्जा दिया गया था। इन 17 एलिमेंट्स को अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। जैसे नाइट्रोजन को रदरफोर्ड के द्वारा 1872 में बताया गया था कि ये प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, प्लांट्स के जीवन लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस के बारे में लिगबिग एंड वेली ने
बताया था। और अदर दूसरे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सल्फर, जैसे पीटरसन ने 1911 में बताया था कि प्लांट्स के लिए सल्फर एज ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, या प्लांट्स सल्फर के बिना अपना जीवन यापन पूरा नहीं कर सकता है। जैसे बोरोन के बारे में 1923 में के वारिंगटन ने बताया था। जिंक के बारे में एल सोमर एंड लिपमैन ने 1926 में बताया था। और जो सबसे लेटेस्ट है वो है हमारा निकेल, जिसको ब्राउन एटाल ने 1987 में बताया था। ये एलिमेंट्स की लिस्ट है जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि ये प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो लिस्ट है, ये जो टेबल है, ये बताती है कि प्लांट्स, इन जो 17 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्लांट्स में कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। इसी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अगर इसी के बेसिस पर देखते हैं तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के बेसिक और स्ट्रक्चर भाग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम प्लांट्स के अंदर कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। ऑक्सीजन और कार्बन लगभग 45% ड्राई मैटर का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है वो 6% कंट्रीब्यूशन करता है प्लांट ड्राई मैटर का। अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट्स को CO2 के माध्यम से और रूट्स के द्वारा जो जल लिया जाता है उसके माध्यम से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सीधा सीधा ऑक्सीजन CO2 के माध्यम से, मतलब एयर से हमें प्राप्त होती है, जबकि हाइड्रोजन हमें जल के माध्यम से प्राप्त होता है। ये हमारे तीनों जो न्यूट्रिएंट हैं CHO, ये तीनों हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, और ये सॉइल और एयर दोनों के माध्यम से पौधे को प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और ये जो बाकी जो जितने न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं, 14 न्यूट्रिएंट्स, ये पौधे को सीधे सीधे किसके द्वारा, सोइल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें इस टेबल में एटॉमिक मास दे रखा है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ अपटेक, कि पौधे न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, या पौधे को न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो दे रखा है। देन कितनी कंसंट्रेशन में वो पौधे में अवेलेबल होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 14, और ये नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनियम फॉर्म, नाइट्रेट NO3-1 और अमोनियम NH4+ में ये पौधे को प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो पौधे को केटाइन और एनाइन दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1, एंड ये जो प्राप्त होता है वो पोटेशियम आयन K+ के रूप में प्राप्त होता है, और ये लगभग पौधे में 10 ग्राम के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम बात करें लगभग 10,000 ppm के इक्विवेलेंट होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, और ये कैल्शियम आयन के रूप में प्राप्त होता है, और ये लगभग प्लांट्स का जो ड्राई मैटर होता है उसमें लगभग 5,000 ppm। और अगर हम बात करें माइक्रोग्राम पर केजी, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, पार्ट्स पर मिलियन के। मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम आयन के रूप में प्राप्त होता है, और ये लगभग 2,000 ppm के आसपास प्लांट्स में अवेलेबल होता है। अगर मैग्नीशियम के बाद में फास्फोरस की बात करें तो ये फॉस्फेट आयन, जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉस्फेट आयन होते हैं, उनके रूप में पौधे को प्राप्त होते हैं, और ये भी लगभग कितना 2,000 ppm के आसपास पौधे में पाया जाता है। अगर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर स्पेशली सल्फेट आयन के रूप में प्राप्त होता है, और ये भी लगभग
2000 ppm के रूप में पौधे में अवेलेबल होता है। क्लोरीन की बात करें, ये सारे क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 और ये क्लोराइड के फॉर्म में पौधे को प्राप्त होता है और ये लगभग 1 ग्राम पर केजी के आसपास पौधे को प्राप्त होता है। देन बोरॉन, आयरन, बोरॉन और आयरन, आयरन पौधे को फेरिक Fe+3 और Fe+2 दोनों कंडीशन में प्राप्त होता है। ओके, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन फेरस और फेरिक दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये लगभग पौधे में 100 ppm के आसपास अवेलेबल होता है। बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन H3BO3 के फॉर्म में बोरिक एसिड के रूप में प्राप्त होता है और यह लगभग पौधे में 20 ppm के आसपास पाया जाता है। अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होता है, जो कि इसकी अवेलेबल फॉर्म होती है Mn+2 और इसका जो प्लांट के ड्राई मैटर में कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 50 ppm के आसपास। जिंक की अगर बात करें, जिंक भी बोरोन के इक्विवेलेंट ही पौधे में अवेलेबल होता है और ये जिंक आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये भी 20 ppm के आसपास होती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर कप्रिक आयन के रूप में प्राप्त होता है Cu+2 की फॉर्म में और इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 6 ppm। सबसे कम जो अमाउंट में जो पौधे को प्राप्त होता है वो है मोलिब्डेनम, जो कि जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है और ये मोलिब्डेट आयन के रूप में पौधे को प्राप्त होता है MoO4-2 के रूप में और ये लगभग 0.1 ppm के आसपास पौधे को प्राप्त होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो सोर्स है सेलिसबरी एंड रोस 1986 से ली गई है। अगर हम आगे की बात करें, दीज आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि 17 है, इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मैंने अभी बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि पौधे का लगभग 96% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनको हम फ्रेमवर्क एलिमेंट और इनको हम बेसिक एलिमेंट भी कहते हैं। ये पौधा एयर और वाटर के द्वारा, मतलब हवा और जल के माध्यम से प्राप्त करता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जल के माध्यम से H2O से और एयर और हमारे वातावरण से O2 के फॉर्म में या CO2 के माध्यम से पौधे को प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में ही पौधे को प्राप्त होता है, जबकि हाइड्रोजन जल के माध्यम से पौधे को प्राप्त होता है। तो ये जो 3 जो बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, इनको बेसिक न्यूट्रिएंट और इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट में मैक्सिमम जो ड्राई मैटर होता है उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं, लगभग 96% कंट्रीब्यूट करते हैं। देन फ्रेमवर्क एलिमेंट और बेसिक एलिमेंट के बाद में जो अदर एलिमेंट्स हैं, इनको मिनरल न्यूट्रिशन कहा गया है और इनको पौधा हमेशा सोयल से प्राप्त करता है और सोयल में से इनको आयनिक फॉर्म में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा एलिमेंट किस आयनिक फॉर्म में प्राप्त होता है। इनको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो एलिमेंट्स जो कि पौधे को 0.1% से अधिक आवश्यकता होती है, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं और वो न्यूट्रिएंट जो पौधे को 0.1% से कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट को अगेन डिवाइड किया गया है 2 भाग में, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में NPK आते हैं, क्योंकि ये हमारी इंडियन सॉइल में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट हैं और इनको लगभग हर सीजन में अप्लाई किया जाता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी एलिमेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करेंगे तो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं।
अगर हम एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स को दो भागों में या दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स की पौधों में न्यूट्रिएंट की कितनी कंसंट्रेशन पाई जाती है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो वो है बायोकेमिकल बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर। जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। पौधे में न्यूट्रिएंट की कितनी कंसंट्रेशन या कितनी मात्रा पाई जा रही है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इसको तीन तीन अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। बेसिक न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट में CHO होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट में NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बाकी जो भी एलिमेंट्स बच गए हमारे 8 एलिमेंट्स जो कि क्या हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर बेसिक न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो बेसिक न्यूट्रिएंट द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which constituent 96% of the total dry matter of the plants are basic nutrient. Among them, carbon, oxygen constituent 45% ईच। लगभग कार्बन और ऑक्सीजन है वो 45% कंट्रीब्यूट करते हैं और 6% कार्बन और 6% ऑक्सीजन के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो दीज न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, दैट इज ये जो लार्ज क्वांटिटी है वो कितनी है, मोर देन 0.1% ऑफ द ड्राई मैटर। जो भी ड्राई मैटर है उसमें अगर 0.1% से अधिक मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देन अगर हम वापस बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को फिर से दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड रिलेटिवली इन द लार्ज क्वांटिटी, जो कि पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। जैसा कि हमने अभी जो पिछले स्लाइड्स में जो टेबल थी उसमें देखा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो कि पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। साथ में ये इंडियन सोइल में लगभग लार्ज एरिया में क्या है, डेफिशिएंट हैं। और ये हर एक सीजन में पौधे को क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और इनको अप्लाई पौधे को अलग अलग भाग में इनको हर सीजन में सोइल में अप्लाई ही करना होता है। अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन मॉडरेट अमाउंट, जो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की तुलना में थोड़ी कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। और दे आर अननोइंगली सप्लाइड थ्रू द फर्टिलाइजर एंड अदर अमेंडमेंट्स। और ये जो भी हमारे जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जनरली जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो मर्दार सुधारक होते हैं कैल्शियम जैसे जिप्सम वगैरह, उनके माध्यम से ही सप्लाई हो जाते हैं। इस वजह से इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इंडियन सोइल में सबसे ज़्यादा देखी गई है। इस वजह से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी पौधों के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को कम मात्रा में उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। बट दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टू प्लांट्स एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जितने हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। इनको हम ट्रेस एलिमेंट, रेयर एलिमेंट और नैनो एलिमेंट भी कहा
जाता है। अगर इनकी बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में हैं, इनमें है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकिल और क्लोरीन। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो कि मेंगल एंड क्रिकबाई के द्वारा 1978 में दिया गया था। ये इनके जो प्लांट्स में फंक्शन होते हैं उनके बेसिस पे इनको 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो पौधे का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने वाले। देन एनर्जी यूज, जो पौधे में जितनी भी ऊर्जा का संचार हो रहा है या फिर ऊर्जा निर्माण में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके रूप में। देन चार्ज बैलेंस, जो कि जितना भी जो कैटायनिक आयनिक जो बैलेंस है उनके उसमें जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं वो। देन एंजाइम एक्टिविटी, पौधे में जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके रेगुलेशन में जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बेसिस पे इनको 4 के कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हैं बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। इनमें मैंने पहले भी बताया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, जो कि लगभग पौधे का 96% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सेकंड जो क्राइटेरिया है वो एलिमेंट्स यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसफर एंड बॉन्डिंग, ऊर्जा के जो स्टोरेज के लिए, ट्रांसफ़र की स्थानांतरण और बॉन्डिंग बनाने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें है नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। These are the accessory structural elements which are more active and vital for living tissue। ये हमारा जो जीवित कोशिकाएं हैं, इन ऊतक हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एलिमेंट नेसेसरी फॉर द चार्ज बैलेंस, पौधे में जितना भी जो चार्ज है, चाहे से वो प्लस चार्ज है या माइनस कैटायनिक बैलेंस है या आयनिक बैलेंस है, इनको बैलेंस करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनमें है पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं जो आयनिक बैलेंस या चार्ज बैलेंस को मैनेज करने के लिए पौधे में यूज होते हैं। लास्ट है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनमें स्पेशली आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। दीज एलिमेंट्स आर कैटेलाइजर एंड एक्टिवेटर। ये कि पौधे के अंदर एंजाइम के जो एक्टिवेशन के लिए यूज होते हैं। देन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बाद में एक और जो क्लासिफिकेशन है जिसमें बेनिफिशियल एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को बताया गया है। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स आर द मिनरल एलिमेंट्स which stimulate the growth and have beneficial effect even at very low concentration, कि जो कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं और कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट उनमें ऐड कर देते हैं बहुत कम सांद्रता के ऊपर। दे आर नॉट एसेंशियल और एसेंशियल ओनली फॉर सर्टेन प्लांट स्पीसीज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ये कुछ एक प्लांट स्पीसीज ही हैं जिनके लिए आवश्यक होते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ इनकी आवश्यकता होती है। इनको पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्लांट्स के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक प्लांट्स हैं और प्लांट्स स्पीसीज हैं जिनके लिए आवश्यक होते हैं और उनकी वृद्धि और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इस वजह से इनको पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है। दीज एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू अफेक्ट द अपटेक, ट्रांसलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बाय द
एक्टिवेटिंग एंजाइमेटिक सिस्टम और एक्शन। ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि अदर जो हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अपटेक को, ट्रांसलोकेशन को और उनके यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ में जितने भी जो मेटाबोलाइट और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स में हो रही हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है, सिलिकॉन स्पेशली राइस में रिक्वायर्ड होता है। सोडियम है जो कि शुगर बीट और स्पाइनेच, पालक ऐसी क्रॉप में आवश्यक होता है। कोबाल्ट है एंड वेनेडियम। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको बेनिफिशियल एलिमेंट या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कहा गया है। सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट एंड वेनेडियम। देन एक और क्लासिफिकेशन है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय निकोलस के द्वारा 1961 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट नामक वर्ड दिया गया, जिसमें जो भी हमारे प्राइमरी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनके साथ में बेनिफिशियल एलिमेंट्स को ऐड करके इनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहा गया है। और अगर हम बात करें तो 17 हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लस 4 हमारे कौन से, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। इनको मिला के जो टोटल क्वांटिटी हो रही है दैट इज 21। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हमारे कितने हैं? 21 हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड अब जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है फंक्शन एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन है पौधे के प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए एंड क्लोरोफिल। जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन के उत्पादन में, साथ में न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए और आरएनए हैं जो पौधे के न्यूक्लिक एसिड का भाग होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। देन क्लोरोफिल का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो पौधे के लोअर भाग में, पौधे का जो नीचे वाला जो भाग है इसमें क्लोरोसिस आ जाती है। ये स्पेशली किसका सिम्टम्स है? नाइट्रोजन की। और जो भी एक और जिसका क्लोरोसिस है, वी शेप क्लोरोसिस, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एक वी बन रहा है। ये जो वी शेप क्लोरोसिस है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में का एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। जनरल क्लोरोसिस ऑफ द लोअर लिप्स लाइट ग्रीन टू येलो एंड स्लो ग्रोथ। जब भी पौधा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्रभावित होगा या नाइट्रोजन की कमी से प्रभावित होगा तो पौधे के जो नीचे वाला भाग है उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा। पौधे पीले, पौधे की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो पीली होना स्टार्ट हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। अगर फास्फोरस के बारे में बात करें तो फास्फोरस का जो मेन फंक्शन है वो है एटीपी डेवलपमेंट ऑफ एटीपी, दैट इज एनर्जी। एनर्जी का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड एंड रूट ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। जो फास्फोरस होता है वो एटीपी या एनर्जी के रेगुलेशन में यूज होता है। शुगर, न्यूक्लिक एसिड एंड ग्रोथ और मैच्योरिटी में आवश्यक होता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो यंग प्लांट्स जनरली डार्क ग्रीन एंड मे बी स्टंटेड। जो भी यंग प्लांट हमारा जो नया पौधा है वो क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा और मे बी स्टंटेड और डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओल्डर लीव्स में भी एक्वायर पर्पलिश डिस्कलरेशन ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन। पौधे की जो नीचे वाली जो लीव्स हैं उनमें एंथोसाइनिन बनने के कारण एक पर्पल कलर का जो डिस्कलरेशन होगा या पर्पल कलर की पत्तियां हो जाएंगी, जो कि मेज में जनरली देखा जाता है। ये जो सिम्टम्स हैं, तो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये फास्फोरस की कमी के
लक्षण हैं। इनको ये भी जनरली पौधे के लोअर भाग में ही दिखाई देते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट जिनके हम फंक्शन, कार्य और डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख रहे हैं, ये है पोटेशियम। पोटेशियम का जो पौधे में जो कार्य है वो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम एंड कोएंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं और कोएंजाइम हैं उनके एक्टिवेशन में भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन में, देन मेंटेनेंस, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड देयर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है, प्लांट ट्रिगर प्रेशर एंड क्रॉप डिजीज रेसिस्टेंस में भी पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट, पोटेशियम की डेफिशिएंसी में हमारे पौधे की क्या हो जाती है, ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है, ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होने लगती है। देन इसमें भी जो लोअर लीव्स हैं उनमें क्लोरोसिस होने लगता है, स्कॉर्चिंग इन द लेटर स्टेज। क्लोरोसिस के बाद में उनकी जो पत्तियां हैं वो एक जले हुए भाग की तरह या ऐसे डेड सिम्टम्स के रूप में दिखाई देने लगती हैं। लीफ बर्न एट मार्जिन इज द करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स ऑफ द पोटेशियम डेफिशिएंसी। जो मार्जिन्स हैं वो लीफ बर्न के रूप में दिखाई देने लगती हैं, ये इसके जो आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो कैल्शियम। कैल्शियम सेल के इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है और भाग लेता है। अगर इनके हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो लीकी सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन या डिजनरेशन ऑफ द टिश्यू। कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड्स टू डिजीज सच एज द बिटर पिट इन एप्पल। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एप्पल में बिटर पिट नामक रोग हो जाता है। ब्लूज में एंड रोट इन पोटैटो, BER इन टोमेटो एंड ब्लैक हेड इन क्लेरी। ये सारे रोग या डिजीज कैल्शियम की डेफिशिएंसी से देखी गई हैं। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम जो मेजर फंक्शन है इसका, ये क्लोरोफिल में इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है क्लोरोफिल का, एंड इम्पोर्टेंट को फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के निर्माण में ये को फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। इंटरवाइनल, अगर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो इंटरवाइनल क्लोरोसिस एंड लीफ मार्जिन बिकम येलो एंड रेडिश पर्पल while the मिडल रिप या मिड रिप रिमेन ग्रीन। जो हम पौधे की जो मिड रिप होती है ये तो ग्रीन रहती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, और जो अदर भाग है वो येलो या फिर रेडिश पर्पल कलर का हो जाता है। ये मैग्नीशियम का आइडेंटिकल डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं जो कि पौधे के लोअर भाग में दिखाई देते हैं। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर एसेंशियल, ये एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है एंड प्ले ए रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिग्निन। जो लिग्निन और प्रोटीन होता है उनके सिंथेसिस में ये भाग लेता है। कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल ओड्रस कंपाउंड, जो कि पौधे में जितने भी वाष्पशील जो भी कंपाउंड बनते हैं सच एज डाइएलाइल डाइसल्फाइड फाउंड इन ओनियन। जो प्याज में डाइएलाइल डाइसल्फाइड जो एलिमेंट पाया जाता है, और रेपसीड मस्टर्ड में भी इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें सल्फर इन्वॉल्व होता है। ये वोलेटाइल होते हैं नेचर में, जो कि वाष्प के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। उनका जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है सल्फर का, येलोइंग ऑफ द यंगर लीव्स एज ए contrast to nitrogen deficiency where the yellowing take place in older leaves। एकदम नाइट्रोजन के विपरीत नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो लोअर लीव्स में देखी जाती है, जबकि
क्लोरोसिस अगर हो रहा है अपर लीव्स में तो वो सल्फर डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। इन द रेपसीड मस्टर्ड द प्लांट में बिकम पेले एंड क्लोरोटिक। जो पौधा होता है रेपसीड मस्टर्ड का वो येलो कलर का होने लग जाता है। लीव्स में भी कप, उसकी पत्तियां हैं वो कप शेप में हो जाती हैं। एंड चिकपी में मिडिल जो ट्राइफोलेट है वो डिसअपेयर होने लग जाता है। ये मेजर सिम्टम्स हैं किसके, सल्फर के। नेक्स्ट क्लोरीन, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें सबसे पहले क्लोरीन। क्लोरीन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मेंटेनिंग द टर्गर इन लीव्स, जो लीव्स की जो टर्गर है वो मेंटेन रखता है। साथ में सेल मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। एंड अर्ली क्रॉप मेच्योरिटी लाने में भी क्लोरीन इन्वॉल्व होता है। साथ में डिजीज कंट्रोल में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक स्पॉटिंग ऑन द लीव्स विद द एब्रप्ट बाउंड्रीज बिटवीन डेड एंड लाइव टिश्यू। जो भी हमारे जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या होगा, क्लोरोटिक नाइट्रोजन की सॉरी, इसमें जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेडेड होने लगेगा, पौधे की लीव्स हैं वो येलो दिखाई देने लगेगी। और नेक्रोटिक मतलब डेड स्पॉटिंग लीव्स के बीच बीच में दिखाई देने लगेंगे, जो कि क्लोरीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन का अगर हम फंक्शन की बात करें तो पार्ट ऑफ सेवरल एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके भाग होते हैं, जिनमें ही हेम एंजाइम सिस्टम इंक्लूड कैटाइलेज, प्रोक्सीडेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज विच आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स। जब भी प्लांट्स में स्ट्रेस आता है तो आरओएस का निर्माण होता है, उनके डिटॉक्सिफिकेशन में आयरन इन्वॉल्व होता है। एंड फेरोडॉक्सिन आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान फेरोडॉक्सिन, जो कि फोटो PS1 से PS2 में जो जब एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तब ये इन्वॉल्व होता है। देन आयरन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें आयरन भी इंक्लूड होता है। अगर हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें, रिड्यूस द क्लोरोफिल प्रोडक्शन characterized by the intervinal chlorosis with a sharp distinction between the veins and chlorotic area in the young leaves। जो नई लीव्स होती हैं उनमें पूरा क्लोरोसिस हो जाता है और ये पत्तियां लीव्स जो भी पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं। साथ में इन इंटरवाइनल क्लोरोसिस, जो वाइन्स होती हैं उनके मध्य का भाग जो भी होता है वो सारा येलो हो जाता है, जबकि वाइन्स क्या रहती हैं, ग्रीन रहती हैं। एंड और ज़्यादा डेफिशिएंसी होने पे नेक्रोसिस सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज डेफिशिएंसी। मैग्नीज इन्वॉल्व इन द हिल रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H एंड O2। मैंने पहले बताया था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो पौधे को जल से प्राप्त होता है, और जब हिल रिएक्शन के दौरान में जब जल का विभाजन होता है वहाँ पे मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इट इज आल्सो द component of magnesium SOD and has role in the nitrogen fixation and synthesis of carotenoids, chlorophyll and जिब्रेलिक एसिड एक्सेट्रा। इस प्रकार के जितने भी जो कंपाउंड्स हैं उनमें उनके सिंथेसिस में भी मैग्नीज इन्वॉल्व होता है। अगर इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो जो भी मोनोकोट हैं या ओट जो जई होती है उसमें बेसल पार्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रेनिंग ग्रे स्पॉट एंड स्ट्रिप। इनके जो लीव्स का जो बेसल अंतिम जो सिरा होता है वो ग्रे स्पॉट का हो जाता है, जिसको ग्रे स्पेक नामक
डिजीज या सिम्टम्स से जाना जाता है। जनरली ये मोनोकोट या फिर ओट जो जई होती है उसमें देखा जाता है। इन डाइकोट स्मॉल येलो स्पॉट ऑन द लीव्स एंड इंटरवाइनल क्लोरोसिस आर द मेन सिम्टम। और येलो ये पत्तियों के बीच में येलोनेस आ जाता है, मतलब पीलापन आ जाता है, और इनकी जो वाइन्स होती हैं वो क्या रहती हैं, ग्रीन रहती हैं। अगर जिंक की बात करें तो जिंक एसोसिएट विद द एंजाइम सच एज द जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड्स एंड dismutase and zinc RNA polymerase offers to resistance to disease। जो जिंक होता है वो डिजीज के रेसिस्टेंस में भी इन्वॉल्व होता है। इस जिंक की डेफिशिएंसी में स्पेशली पहले येलो वाइट टॉप इन मेज, जिसे हम मेज के अंदर वाइट बड के नाम से जाना जाता है, ब्राउन स्पॉट और ब्रोंजिंग, जो कि स्पेशली राइस के अंदर जो बड़ी फेमस डिजीज है खेरा डिजीज, जो कि सीडलिंग स्टेज में और जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। एंड रोजेटी फॉर्मेशन इन फ्रूट ट्री, जितने भी फ्रूट ट्री हैं अगर उनमें जिंक की डेफिशिएंसी है तो रोजेटी अपीयरेंस देखा जाता है। अगर दूसरे एलिमेंट्स में बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन पोलन जर्मिनेशन एंड द पोलन ट्यूब ग्रोथ। जो भी परागण होते हैं और परागणों से जो पोलन ट्यूब होती है उसके निर्माण में बोरोन का एसेंशियल रोल होता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट क्वालिटी इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं उनमें फ्रूट की क्वालिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोटीन एंड सुक्रोज सिंथेसिस, प्रोटीन के साथ साथ सुक्रोज सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, जो कि कोशिकाओं में जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड इम्पोर्टेंट रोल इन पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम का जब ट्रांसपोर्ट होता है पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, वहाँ पे भी बोरोन एक आवश्यक एलिमेंट के रूप में होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो थिक एंड क्रैक्ड एंड वाइट लीव्स, विल्टेड लीव्स, ये बोरोन की डेफिशिएंसी के मेजर सिम्टम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनमें डिसकलरेशन एंड क्रैकिंग एंड रोटिंग ऑफ द फ्रूट्स है वो इस प्रकार से रोटिंग होने लग जाती है। येलो एंड फ्रूट ड्रॉप शेडिंग, जो फ्रूट्स होता है फल है वो खाली होने लग जाता है, येलो हो जाता है, साथ में पौधे से गिरने लगते हैं। ये बोरोन डेफिशिएंसी के मेजर डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर इज द कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल एंजाइम प्रोटीन प्ले ए रोल इन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उनमें इन कॉपर का सिग्निफिकेंट रोल होता है। अगर कॉपर डेफिशिएंसी की बात करें तो बूसी हैबिट इन द प्लांट्स विद द ट्विस्टेड टिप्स, जो लीव्स की जो टिप्स हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं। एंड माल फॉर्म्ड ईयर विथ स्टेराइल पोलन, जो पोलन्स होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, जबकि जो ईयरबड्स हैं वो माल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के जो फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। जो भी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनमें मोलिब्डेनम का अहम योगदान होता है। एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, जब भी नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन होता है तो उस समय नाइट्रेट रिडक्शन के दौरान मोलिब्डेनम इन्वॉल्व होता है। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी अगर हम बात करेंगे तो ये पौधे के लोअर भाग में होती है। मोलिब्डेनम सिम्टम्स ऑफ्टन रिसेंबल टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो नाइट्रोजन के समान दिखाई देती है, इससे पौधे छोटे रह जाते हैं। एंड क्लोरोसिस इन लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स हैं उनमें क्लोरोसिस, जो कि क्योंकि क्लोरोसिस दिखाई देने लगती है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा या नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से एलिमेंट की वजह से प्रभावित होता है,
उसका आंसर होता है मोलिब्डेनम। अदर सिम्टम्स इंक्लूड द पेले लीव्स दैट में बी स्कोर्च एंड कप्ड, जो इसकी जो पत्तियां हैं वो कप फॉर्म में बन जाती हैं। नेक्स्ट है निकिल। निकिल इज ए कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम यूरिएज। यूरिएज का एक यूरिएज एंजाइम का एक कंपोनेंट होता है एंड विच इज रिक्वायर्ड for the hydrolysis of urea into यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इन द प्लांट। जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है यूरिया का, उसके हाइड्रोलाइसिस के दौरान निकल की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो पौधे को अवेलेबल फॉर्म, जो कि एमाइड फॉर्म होती है, उसमें इजीली अवेलेबल हो जाए। इट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, सीड जर्मिनेशन एंड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ। ये जो नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। निकल डेफिशिएंसी रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस, टिप बर्न, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। पौधे की जो टिप्स होती है वो जलने लग जाती है। यंग लीव्स में भी सो क्लोरोसिस, जो नई पत्तियां हैं उनमें क्लोरोसिस होने लगेगा। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है एंड रिड्यूस द विगर, जो उसका जो ओज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इन द क्रॉप्स लाइक पीकन, जिसको हम शिमला अखरोट भी कहते हैं, ए टिपिकल सिम्टम्स ऑफ माउस ईयर के जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। एंड ए करेक्टराइज बाय स्मॉल एंड राउंडेड लीफलेट्स, ये कि निकल के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। आज के इस चैप्टर में हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना है। इनके कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके प्लांट्स में फंक्शन क्या है, किस डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं। शुक्रिया, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।